ठीक है, तो सेट ऑपरेटर देखते हैं। तो सेट ऑपरेटर allow the combine the result from two or more select statement। तो select जो सेट ऑपरेटर है इसमें हमारा आ जाता है एक यूनियन आ जाएगा और एक यूनियन ऑल आ जाएगा। तो इसमें देखते हैं। तो इसके लिए अप्लाई करने से पहले हमारे पास प्री कंडीशन है, जैसे नंबर ऑफ कॉलम शुड बी सेम, तो भी ये तो भी ये अप्लाई हो सकता है, ये वाला सेट ऑपरेटर। फर्स्ट कंडीशन प्री नंबर ऑफ कॉलम शुड बी सेम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। एम्प्लॉय में कितने कॉलम है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है। और एक डिपार्टमेंट है, और डिपार्टमेंट में select employee name from employee where department number is। तो ये दोनों डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट नंबर हो गया टेबल, और एक हमारा एम्प्लॉय टेबल हो गया। तो एक बार देखते हैं डिपार्टमेंट, दोनों एम्प्लॉय टेबल है यहाँ पे, क्योंकि दोनों को टेबल कर, लेकिन दोनों हम कंबाइन कर रहे हैं। इसका रिजल्ट कितना आ रहा है? एक मिनट, इसको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ जिससे क्लियर हो जाए दोनों का रिजल्ट क्या है। यहाँ पे एक एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय नेम है, तो ये दो कॉलम है, और यहाँ पे एक सिंगल कॉलम है। यदि हम ट्राई कर रहे हैं इसको अप्लाई करने के लिए यूनियन, क्योंकि दोनों हमारे पास कॉलम नहीं है, तो यहाँ पे क्या रहा है? ऑल क्वेरी कंबाइन यूजिंग यूनियन इंटरसेक्ट एक्सेप्ट ऑपरेटर मस्ट हैव एन इक्वल नंबर ऑफ एक्सप्रेशन इन द टारगेट लिस्ट। इसका मतलब ये है कि दोनों में सेम कॉलम होना चाहिए, नंबर्स ऑफ सेम कॉलम। यानी जो भी हमारा एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय नेम है, तो इसमें भी एम्प्लॉय नंबर एम्प्लॉय नेम होना चाहिए, तो भी जाके यूनियन हमारा यहाँ पे वर्क करेगा। तो यहाँ पे जो मैं नंबर्स ऑफ इसको कर देता हूँ, यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर्स बस करना है, तो इसको मैं एम्प्लॉय नंबर्स कर देता हूँ यहाँ पे, ये वर्क करेगा। तो एम्प्लॉय नंबर्स और यहाँ पे कॉमा, अब मैं यूनियन इस पे अप्लाई करूँगा। यहाँ पे दोनों कंबाइन कर दिए रिजल्ट को, जो दो रिजल्ट आ रहा था इसको इसमें कंबाइन कर दिया, जो इसको ये वाला ऐसे रिजल्ट आ रहा था, ये अलग अलग आ रहा था, ये 1 2 3 और ये 6, तो 3 और 6 9 हो गया। तो इसको हमने यूनियन अप्लाई किया, तो दोनों को रिजल्ट को कंबाइन कर दिया इस तरह से। और ये डेटा टाइप शुड बी सेम, तो यहाँ अच्छा, पे एक क्वेश्चन, अगर जैसे हम कर रहे थे कि इसको ऑर्डर बाय लगा के डिसेंडिंग में लगा दें, तो वो कैसे करेंगे अब यूनियन लगाने के बाद? तो यहाँ पे हम कर सकते हैं ना, और जैसे कि यूनियन लगाने के बाद तो इसको कंबाइंड वो आ जाए, डिसेंडिंग में आ जाए, मान लो तो एम्प्लॉय। अभी हम पढ़ेगा ना सिटी कॉमन टैक्स एक्सप्रेशन, तो इसको हम वैसे कर सकते हैं, लेकिन दोनों एक के आ बार जाए। इसको हम करते हैं यहाँ पे। तो ये इसको हमें ऑर्डर करना चाहिए, तो इसको एलियास जब पढ़ेंगे ना, एज एलियास, तो उसमें कर सकते हैं। इसको या तो हम ये सारे जो है ना, इसको सेलेक्ट इनटू इनटू कर एक टेबल में, यदि हम इसको टेम्पररी टेबल बेस में यदि इंसर्ट करके उसके बाद हम, अच्छा, हाँ, नेक्स्ट तो ये स्टेटमेंट में आगे ऐसे लिख आगे देंगे। तो आगे है ठीक है। सारे। ओके। अब डेटा टाइप शुड बी सेम, तो यहाँ पे भी डेटा टाइप शुड बी सेम। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये वाला जो डेटा टाइप है, तो यहाँ पे पहले एम्प्लॉय नंबर आ रहा है, उसके बाद एम्प्लॉय नेम आ रहा है, और इस वाले केस में क्या आ रहा है? एम्प्लॉय नेम आ रहा है और एम्प्लॉय नंबर आ रहा है। तो ये दोनों डेटा टाइप क्या हो जा रहा है? डिफरेंट डिफरेंट हो जा रहा है, क्योंकि एम्प्लॉय नेम क्या है हमारा? वार्कर है। एम्प्लॉय नंबर क्या है हमारा? इंटीजर टाइप का है। तो दोनों डेटा टाइप भी शुड भी सेम होना चाहिए। तो इस केस में ये सेम नहीं है, तो इस केस में भी प्रॉब्लम करेगा यूनियन लगाने में। तो क्या है? कन्वर्जन फेल व्हेन कन्वर्टिंग द वर्कर वैल्यू टू द डेटा टाइप इंटीजर। तो इसको हम देख सकते हैं यहाँ पे, फर्स्ट वाले में एम्प्लॉय नंबर आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे एम्प्लॉय नेम आ रहा है। तो जब दोनों को कंबाइन कर रहे हैं यहाँ पे, तो दोनों डेटा टाइप सेम नहीं है, यहाँ पे इंटीजर है और यहाँ पे वर्कर है। तो ओके। वर्कर और इंटीजर को कंबाइन करने की ट्राई कर रहे हैं, तो
सही हो पा रहा है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय नेम वर्कर है और यहाँ पे इंटीजर है, तो इसका मतलब दोनों सेम होना चाहिए डेटा टाइप, तो जाके होगा। ये वाला एक और कंडीशन। तो इसको हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय नंबर को पहले कर तो एम्प्लॉय नंबर तो दोनों फिक्स हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ कॉलम शुड बी सेम। यहाँ पे ऑर्डर देखा जाए, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, और यहाँ पे एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नंबर, क्योंकि ऑर्डर भी होना चाहिए तो सेम ही होना चाहिए। जैसे एम्प्लॉय नंबर है तो एम्प्लॉय नंबर यहाँ पे भी होना चाहिए, वही डेटा कन्वर्जन कभी फेल हो जाए। कन्वर्जन फेल्ड व्हेन कन्वर्टिंग के बाद बस वही फिर से डेटा टाइप वाला इशू आ रहा है, क्योंकि कॉलम वही सेम होना चाहिए जब हम कंबाइन करें तो। Additionally, it is better if you can verify the column name in database as well. So select job as a department number, 10 job from employer where department number is equal to 10. So department number 10 job. तो ये एक एलियास लगाया हुआ है, जॉब की जगह दूसरा नेम हम दे सकते हैं यहाँ पे, फिर से एम्प्लॉयर डिपार्टमेंट नंबर 10 है। अब फिर से कंबाइन द डिस्टिंक्ट रो फ्रॉम द बोथ रिजल्ट सेट विदाउट डुप्लीकेट। जब हम केवल यूनियन लगाते हैं तो ये क्या करता है, बस ये कंबाइन करता है केवल यूनिक, यानी पहले तो सबको कंबाइन कर लेगा लेकिन यूनिक देगा रिकॉर्ड को। और यूनियन ऑल क्या करता है, ये डुप्लीकेट्स को भी कंबाइन कर देता है। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या है, यानी हम दोनों पे यहाँ पे, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर है 10 जॉब्स, मैनेजर, प्रेसिडेंट, क्लर्क, और यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर 30 जॉब, सेल्समैन। तो यहाँ पे डुप्लीकेसी आ रहा है, सेल्समैन 3 टाइम्स आया हुआ है और मैनेजर एक, यानी 4 टाइम्स सेल्समैन। तो इसको यूनियन ऑल लगाएंगे तो ये क्या करेगा, कोई डुप्लीकेसी रिमूव नहीं करेगा, एज इट इज क्या करेगा, कंबाइन कर देगा। अच्छा, तो यहाँ पे अभी मैं इसको रन कराता हूँ, तो यहाँ पे कोई डुप्लीकेसी रिमूव नहीं किया, ये जैसे था वैसे ही इसमें कंबाइन कर। लेकिन उसके जगह मैं केवल यूनियन लगाता हूँ तो ये केवल कंबाइन करेगा, कंबाइन करने के बाद यूनिक करेगा, एक तरह से डुप्लीकेसी नहीं रहेगा, जैसे इसमें डुप्लीकेसी आ रहा है यूनियन में। तो यूनियन केवल केवल यूनियन यूज करूंगा तो केवल यूनिकली यूनिक डिपार्टमेंट नंबर को ही यूनियन में। डिस्प्ले करेगा। अच्छा, इसमें एलियस जो हमने दिया है जॉब वाला, ऊपर वाले का दिया है जॉब नंबर 10 जॉब्स, नीचे का 30 जॉब्स। तो यहाँ पे कॉलम कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन नंबर ऑफ कॉलम शुड बी सेम। सेम का मतलब कि कॉलम का नंबर जो है, जैसे कि सेम होना चाहिए, तो दोनों कॉलम नंबर सेम है, कहने मतलब नेम नहीं सेम होना चाहिए, लेकिन कॉलम नंबर एक है तो अच्छा, नीचे वाला भी एक होना चाहिए। पहला वाला कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ। सेकेंड वाला कह रहा डेटा टाइप शुड बी सेम, तो डेटा टाइप भी क्योंकि वर्कर दोनों में है तो वो भी सेम है। और ऑर्डर ऑफ कॉलम शुड बी सेम, ऑर्डर का मतलब कि जो वही डेटा टाइप के बेस पे ऑर्डर, डेटा टाइप के बेस पे ऑर्डर। तो ये तीनों कंडीशन हमारे सेटिस्फाइड हो रहा है, तो इसीलिए ये कंबाइन करता है। कॉलम नेम डिफरेंट हो, उससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन वो डेटा टाइप सेम होना चाहिए और नंबर्स ऑफ कॉलम जो हम कंबाइन कर रहे हैं वो भी सेम होना ठीक है। चाहिए। अब यूनियन ऑल, यहाँ पे कंबाइन द रोज फ्रॉम बोथ रिजल्ट सेट विद डुप्लीकेट, तो वही डुप्लीकेट्स वाला हमने किया ही था, और यूनियन ऑल यहाँ पे। अब एक आता है हमारा इंटरसेक्ट, कंबाइन द रोज फ्रॉम द बोथ रिजल्ट सेट विच आर इन कॉमन। तो इंटरसेक्ट वही जो दोनों में कॉमन हो, यानी रिकॉर्ड, यानी दो हमारे पास सेट है यहाँ पे, जैसे कि 10 जॉब जी। अब इसमें देखते हैं कि दोनों रिकॉर्ड में कौन सा कॉमन, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड किया जाए। तो यहाँ पे मैनेजर, तो यहाँ पे भी मैनेजर है, यानी मैनेजर एक कॉमन हो गया। और कौन सा रिकॉर्ड्स कॉलम है, प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट देखते हैं इसमें है, नहीं है, एक कॉमन नहीं है। क्लर्क, क्लर्क यानी दो हमारे पास कॉलम है वैल्यू, एक मैनेजर और एक क्लर्क। तो जो दोनों में जो कॉमन होगा, यानी दोनों में मैच करेगा, दोनों रिकॉर्ड में जो भी वैल्यू, उसी को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करके डिस्प्ले करेगा, यानी मैनेजर और क्लर्क को क्या करेगा, ये डिस्प्ले करेगा। यदि मैं यहाँ पे
अप्लाई करता हूँ इंटरसेक्ट इसके बीच। तो इंटरसेक्ट मैं इसके बीच से मैं अप्लाई करूँगा। तो क्लर्क और मैनेजर यहाँ पे आ गए। और वैसे ही यहाँ ओके पे जो मैं देखता हूँ इसमें कौन सा कॉमन है, तो वही है क्लर्क मैनेजर का ही है यहाँ पे भी। तो इंटरसेक्ट यहाँ पे भी अप्लाई करूंगा तो वही आएगा, जो भी कॉमन होगा दोनों रिकॉर्ड में, क्लर्क और मैनेजर रिकॉर्ड में था। तो इंटरसेक्ट ये है कि जो दोनों में कॉमन है उसी रिकॉर्ड को कॉमन डिस्प्ले। है। फिर से एक्सेप्ट रिट्रीव द रोज फ्रॉम फर्स्ट रिजल्ट सेट व्हिच आर नॉट इन सेकंड रिजल्ट सेट। तो ये क्या करेगा, जैसे दो रिकॉर्ड सेट हमारे पास, तो retrieve the rows from the first result set which are not in second result set। यानी फर्स्ट रिकॉर्ड सेट में जो वैल्यू है वो सेकेंड रिकॉर्ड सेट में नहीं होना चाहिए, तो फर्स्ट रिकॉर्ड सेट का वैल्यू को एक तरह से डिस्प्ले करेगा। जैसे यहाँ पे ये देखेंगे कि कौन से ऐसी वैल्यू है जो इसमें मैच नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट ऐसी है जो कि सेकेंड रिकॉर्ड सेट में मैच नहीं हो रहा, तो प्रेसिडेंट को क्या करेगा, ये डिस्प्ले करेगा क्योंकि ये मैच नहीं हो रहा सेकेंड रिकॉर्ड सेट। तो यहाँ पे एक्सेप्ट होता है, तो यहाँ पे मैंने एक्सेप्ट लगाया इसके बीच, प्रेसिडेंट यहाँ पे तो इस तरीके से हम सेट ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, यानी दो रिकॉर्ड सेट को चेक कर सकते हैं कि कौन सा कॉमन है कौन सा मैचिंग है। जैसे हम एक्सेल में नहीं यूज करते हैं कि हमें दो रिकॉर्ड सेट है उसके बीच में हमें देखना है कि कौन कौन से मैचिंग हो रहा है। तो जो मैचिंग हो रहा है वो हमारा इंटरसेक्ट हो जाएगा, वी लुकअप की तरह जो लगाते हैं। इंटरसेक्ट क्या करेगा, दोनों में देखेगा, जो मैचिंग होगा उसको हमें दे देगा। वैसे तो ये तो अभी बस एक नॉर्मल सेट ऑपरेटर है, लेकिन ज्वाइनिंग यूज करेंगे तो सारे रिकॉर्ड भी दे देगा पूरा। ज्वाइनिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो आगे क्लासेस है। ज्वाइनिंग के अच्छा, तुरंत सारी चीजें हो जाएगी, तब इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी एक चेक करने के लिए, चेक पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसका भी यूज कर जो फर्स्ट में है जो सेकंड में नहीं गया है, वो एक्सेप्ट हमने किस में लगाया है? ये 30 और डिपार्टमेंट नंबर जहाँ पे 30 और 10 और 30 है, सकते हैं। इन दोनों में ना। तो ये 10 और 30 में जो फर्स्ट रिकॉर्ड सेट है, कौन सा ऐसा फील्ड है जो कि सेकंड रिकॉर्ड सेट में मैच नहीं है। तो अच्छा ऐसा अच्छा। प्रेसिडेंट ऐसा फील्ड है, वैल्यू है जो कि सेकंड रिकॉर्ड सेट में नहीं है। तो ऐसा क्या था, रिट्रीव द रोज फ्रॉम द फर्स्ट रिजल्ट सेट व्हिच आर नॉट इन सेकंड रिजल्ट सेट। यानी ऐसा फील्ड की वैल्यू जो फर्स्ट रिकॉर्ड सेट में हो और सेकंड वाला रिकॉर्ड सेट में ना हो। ठीक है ठीक अब इसके बाद हमारा इफ एल्स है। इफ एल्स तो वही है जो हम नॉर्मली पढ़ते आते हैं हर चीज, जैसे कि इफ एल्स कंडीशन। तो इफ एल्स यही है, इम्पोज कंडीशन एग्जीक्यूशन। ये सिंटैक्स इसका है, ये कंडीशन ट्रू होगा तो यहाँ पे जो भी बॉडी पे स्टेटमेंट देंगे वो एग्जीक्यूट होगा। तो ये वाला कंडीशन नहीं ट्रू है तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा। तो इसमें बस कैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि डिक्लेयर एट द रेट ऑफ स्टार्ट और इंटीजर टाइप। तो ये प्रोग्रामिंग है, तो इसमें एसक्यूएल में प्रोग्रामिंग का ऐसे डिक्लेयर करते हैं, एट द रेट ऑफ स्टार्ट और इंटीजर टाइप का स्टार्ट हो गया, एट द रेट ऑफ एंड और इंटीजर टाइप का हो गया। अब इस एक तरह से वेरिएबल को हमने डिक्लेयर किया फर्स्ट स्टेप। ओके। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, उसमें असाइन किया वैल्यू को, जैसे कि स्टार्ट में भी टू कर दिया, एंड में भी टू कर दिया। हम्म, और थर्ड में हम क्या करें, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जैसे कि इफ एट द रेट ऑफ स्टार्ट इक्वल टू एट द रेट ऑफ एंड, यानी दोनों इक्वल हो। तो यहाँ पे सेलेक्ट, यानी ये कंडीशन ट्रू होगा तो इसके अंदर जाएगा और सेलेक्ट डेटा इज सेम एज ए रिजल्ट। एक तरह से इसको प्रिंट प्रिंट करेगा डेटा इज सेम। और ये वाला कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये एल्स वाला पार्ट में जाएगा, तो यहाँ पे सेलेक्ट डेटा इज नॉट सेम। तो इसको रन कराने के लिए हमें केवल इतना ही नहीं रन कराने पड़ेगा, इसको पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा जहाँ पर हमने डिक्लेयर किया, उसके बाद रन कराएंगे तो डेटा इज सेम, क्योंकि दोनों में हमारा टू टू किया था, मैंने थ्री कर दिया तो यहाँ सेम नहीं होगा, तो एल्स वाला पार्ट यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा।
तो डेटा इज नॉट सेम। तो इस तरीके से हो गया। अब जैसे कि यदि कोई टेबल पर हमें वर्क करना हो, ये तो एक समझने के लिए एग्जाम्पल था, लेकिन हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय पे यदि मुझे वर्क करना हो इसका, ये हमारे पास डेटा है। और डिक्लेयर एट द रेट ऑफ जॉब वर्कर, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जॉब, और इसमें हमने टेस्टिंग वाला यहाँ पे स्टोर कर दिया सेट लगा के। और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर जॉब इक्वल टू ये, यदि मैं इसको करता हूँ, ये एट द रेट ऑफ जो जॉब दिया था, यदि ये जॉब में यदि वैल्यू ये मैच करेगा तो ये जाके रिटर्न करेगा रिकॉर्ड सेट को। तो यहाँ पे कोई मैचिंग नहीं हो रहा, मस्ट बी डिक्लेयर, क्योंकि मुझे यहाँ से करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी रन कराऊंगा जो वेरिएबल है ये पूरा रन कराना पड़ेगा। तो क्योंकि यहाँ पे वैल्यू कोई मैच नहीं हो रहा। अब ये वैल्यू हम मैच करा के देखते हैं, कलर वाला देखते हैं यहाँ पे। ये केस सेंसिटिव नहीं होता, ये नॉन केस सेंसिटिव होता है एसक्यूएल में। तो यहाँ पे क्या है, हमारा अपर केस है, तो यहाँ पे हम कैसे भी लिख सकते हैं। तो ये नॉन केस सेंसिटिव होता है, मैच करते हैं। तो जैसे भी हम डिक्लेयर किया है वेरिएबल, तो यहाँ से लेकर के हमें ऑलवेज ये सारे हमें सेलेक्ट करके रन कराना पड़ता है। तो जो भी कलर का था वो डिस्प्ले कर दिया। ओके। तो जैसे हम उसमें पढ़ेंगे, जैसे कि स्टोर प्रोसीजर में पढ़ेंगे, तो ये सारे चीजें हम पास करते हैं पैरामीटर, एक स्टोर प्रोसीजर बना देंगे, और उसके बाद से हम पैरामीटर पास करेंगे, तो उस पैरामीटर के बेस पे क्या करेगा स्टोर प्रोसीजर, वो फिल्टर कर देंगे। जैसे फंक्शन हो गया स्टोर प्रोसीजर, आगे जब पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग के लिए। फिर तो दूसरा है इफ एग्जिस्ट सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर जॉब इक्वल टू, तो इसके लिए हमें इसको कर देते हैं। तो यानी ये एग्जिस्ट है, यानी कोई रिकॉर्ड रिटर्न कर रहा है, तो इसका मतलब इसमें डेटा कुछ ना कुछ एग्जिस्ट है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये ट्रू होगा। तो जब ये ट्रू होगा तो इस वाले को स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। यदि ये फॉल्स होगा तो इस वाले पे एग्जीक्यूट करेगा, जॉब कैटेगरी नो एग्जिस्ट। तो इसके लिए हमें यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा, और ये क्योंकि ये एग्जिस्ट था तो डिस्प्ले कर दिया है। जैसे यहाँ पे कलर की जगह कलर 1 कर देता हूँ, और फिर से मैं यहाँ से सेलेक्ट करके करता हूँ, तो जॉब कैटेगरी नो एग्जिस्ट कलर को। तो इस तरीके से, कंडीशन। इफ एग्जिस्ट वाले ने क्या किया, सॉरी नीचे सेलेक्ट स्टार, क्योंकि क्लर्क 1 जो था ना यहाँ पे, यदि मैं इसको रन कराता हूँ तो क्लर्क 1 क्या है, इसमें एग्जिस्ट नहीं है ना, क्लर्क 1 तो है ही नहीं ना नहीं एम्प्लॉय डाटा में। नहीं। तो जब एग्जिस्ट नहीं है तो ये वाला कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू अच्छा की अच्छा जगह। अच्छा जब ट्रू होगा तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, यदि फॉल्स होगा तो यहाँ पे जंप करेगा और ये वाला एग्जीक्यूट करेगा। ओके। और इसके बाद इसका ज्यादा यूज होता है केस का, जैसे कि नेस्टेड इफ कंडीशन लगा के हम करते हैं ना, इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स, तो उस सिचुएशन में यहाँ पे एसक्यूएल में केस यूज होता है। जैसे मल्टीपल कंडीशन हमें इवेलुएट करना हो तो ये मोस्टली यूज होता है केस का। तो केस होता क्या है, इवेलुएट द लिस्ट ऑफ द कंडीशन एज मल्टीपल कंडीशन, इवेलुएट द लिस्ट ऑफ द कंडीशन एंड रिटर्न द वन ऑफ मल्टीपल पॉसिबल रिजल्ट एक्सप्रेशन। The case expression has two formats, simple case expression और search case expression। तो simple case expression क्या करता है, evaluate the state of the boolean expression to determine the result, और search case expression compare an expression to a state of the simple expression to determine the result। तो इसको समझते हैं प्रैक्टिकली वे में। तो ये इसका सिंटेक्स है जो कि हमें फॉलो करना है। यहाँ पे केस हो गया, कीवर्ड रिजर्व कीवर्ड, और यहाँ पे कॉलम नेम या इनपुट, जो भी कॉलम ने दे कोई इनपुट यहाँ पे। और फिर से ये कॉलम नेम जो भी दिया है, यदि वो कंडीशन है यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं इस कॉलम के बेस पे, यदि कंडीशन ये ट्रू हो तो इसका रिजल्ट ये है, और ये कंडीशन ट्रू हो तो इसका रिजल्ट ये है, और ऐसा ही करके के एज सो ऑन यहाँ पे एल्स रिजल्ट। तो इसको देखते हैं, पहले सिंपल केस स्टेटमेंट देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने डिक्लेयर किया, डिक्लेयर द रेट ऑफ
टेस्ट वैल्यू इंटीजर टाइप और इसमें हमने असाइन कर दिया 5 और सेलेक्ट। तो ये हम सिंटेक्स फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे केस का। तो सेलेक्ट का मतलब कि वही हमें डिस्प्ले करना है, इसलिए सेलेक्ट यूज करते हैं। तो सेलेक्ट और यहाँ पे केस yes. एट द रेट ऑफ टेस्ट वैल्यू। तो वैल्यू हमारे क्या है 5 है। तो यहाँ पे 5 है तो हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया, इसमें हमने 5 असाइन किया और यहाँ पे वैल्यू 5 आ गया। तो अब इसी 5 वैल्यू को हमें चेक करना वेन 1। यदि एट द रेट ऑफ टेस्ट की वैल्यू यदि 1 है तो ये फर्स्ट आ जाए, यदि 2 है तो सेकेंड आ जाए, यदि 3 है तो थर्ड आ जाए। एल्स यदि इसमें से कोई मैच नहीं कर रहा है कंडीशन तो ये अदर वैल्यू आ जाए। और इन एज ए रिजल्ट, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, इस रिजल्ट को डिस्प्ले करेगा। तो जो भी वैल्यू यहाँ पाया जैसे अदर वैल्यू है तो रिजल्ट कॉलम हो जाएगा नाम उसका और उसके अंदर अदर वैल्यू आ जाएगी। तो हमें यहाँ पे डिक्लेयर वेरिएबल किया है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये रन करा है। तो रिजल्ट कॉलम आ गया अदर वैल्यू, यानी इसका नाम दे दिया एलियास करके रिजल्ट। यदि मैं नहीं दूंगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे कॉलम नेम नहीं आएगा, वैसे ही आ जाएगा नो कॉलम नेम। सॉरी, एंड इज रिजल्ट का क्या है फंडा? एंड का मतलब कि ये केस को हमने एंड कर दिया। और अच्छा, यहाँ पे एज रिजल्ट का मतलब कि यदि मैं इस कॉलम को नहीं देता हूँ, बस ऐसे ही सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे रिजल्ट आ रहा ना कॉलम, तो ये नहीं आएगा नो कॉलम नेम। तो इसका हमने एलियस करके एक कॉलम नेम दे दिया बस। और ये हमने बस एक सिंटेक्स फॉलो किया जैसे ऊपर ओके। वाला सिंटेक्स था, केस और एंड तक, और बस। और उसके बाद सेलेक्ट हम नॉर्मली यूज करते हैं डिस्प्ले करने के लिए वैल्यू, इस तरीके से यूज करते हैं। तो इसमें जैसे कोई डेटा है उस पर अप्लाई करना है तो बहुत इजी तरीके से कर सकते, क्योंकि देखो यहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया तो ये नहीं आ रहा है, क्योंकि मस्ट डिक्लेयर द स्केलर वेरिएबल। तो जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया जहाँ से स्टार्ट किया है सब कुछ सेलेक्ट करके करना पड़ेगा। सेकेंड है सर्च केस स्टेटमेंट। डिक्लेयर एट द रेट ऑफ टेस्ट वैल्यू इंटीजर, सेट टेस्ट वैल्यू इक्वल टू 5, सेलेक्ट, इट्स a case when test value less than or equal to 3, then before 3, else after 3, and as a result। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, कंडीशन मैचिंग करा रहे हैं, सर्च कर रहे हैं कि टेस्ट वैल्यू की जो है वो क्या 3 से लेस देन है और इक्वल टू है। ये लेस देन और इक्वल टू है तो इसको बिफोर 3 आ जाएगा, और इसके ज़्यादा है तो ये आफ्टर 3 आ जाएगा। बस वही है, लेकिन इसमें हम लेस देन और इक्वल टू हमने लगाया है। तो ये भी हमें पूरा सिलेक्ट करके ही करना पड़ेगा। तो रिजल्ट आफ्टर 3, क्योंकि 5 जो वैल्यू है ये इस कंडीशन को फॉलो करें आफ्टर 3। क्योंकि ये वाला कंडीशन ट्रू नहीं हुआ ना, तो ये वाला कंडीशन नहीं ट्रू हुआ तो ये वाला रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि फिर से एल्स वाला पार्ट चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आफ्टर 3 आ जाएगा। तो हमें वो कब लगाना है, मतलब खाली केस और केस? केस तो यहाँ पे लगा ना, केस वेन। अच्छा हाँ, सॉरी, केस कब लगाना है और ऊपर वाला कब मतलब लगाना है? हाँ तो यहाँ पे जैसे कि हमने एक सिंपल से किया, यहाँ पे कोई कंडीशन एकदम सिंपल है, यानी सिंपल केस में क्या है 1, तो यहाँ पे कोई लेस देन आर इक्वल टू कुछ भी नहीं है। अच्छा हम बस ये ऐसे सिंपल लिख रहे हैं 1, यदि ये मैचिंग का एग्जैक्ट मैचिंग हो तो हुआ है, एग्जैक्ट मैचिंग हो तो हुआ है। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सर्च वाले में हमें लेस देन आर इक्वल टू यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं तो हो जाए। ठीक है, ठीक है। अब इसी चीज को यदि हमें कोई टेबल में अप्लाई करेंगे तो रियल में टेबल में कैसे इस केस को अप्लाई करना है ये देखते हैं। ये हमारे पास डेटा है, अब सेलेक्ट डेट पार्ट टी डब्ल्यू गेट डेट। तो यहाँ पे यदि मैं इसको करता हूँ तो ये 3, तो डेट पार्ट डी डब्ल्यू डे ऑफ वीक रिटर्न करेगा, गेट डेट यानी करंट डेट का 3। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेट पार्ट डी डब्ल्यू हायर डेट फ्रॉम एम्प्लॉय। तो ये हायर डेट जो कॉलम है उस पर हमारा डेट पार्ट लग रहा है, डेट ऑफ वीक रिटर्न करेगा फ्रॉम एम्प्लॉय से, यानी सारे कॉलम आने के बाद लास्ट में यहाँ पे।
और ये गेट डेट से केवल डे को रिटर्न करेगा यहाँ पे 8। लेकिन मेरा यहाँ पे ये कंडीशन है जैसे सेलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, जॉब, हायर डेट, ये कॉलम आना चाहिए। उसके बाद डेट पार्ट यानी डेट ऑफ वीक, डे वीक, वीक नंबर, हायर डेट कॉलम पे लगेगा। उसमें जो भी वीक नंबर आएगा एज ए वीक नंबर रिटर्न करेगा यहाँ पे फोर्थ कॉलम। फिर से उसके बाद हमने केस अप्लाई किया यहाँ तक। तो केस में हमने क्या किया कि जो डेट पार्ट है वो DW यानी डे ऑफ वीक, हायर डेट। यदि वेन 1 हो तो ये क्या करे, संडे रिटर्न कर दे। यदि 2 हो तो मंडे करे, क्योंकि संडे से स्टार्ट होता है। वीक नंबर 1 आए तो संडे हो जाए, और वीक नंबर 2 आए तो मंडे आ जाए, वीक नंबर 3 आए तो ट्यूसडे, 4 तो वेडनेसडे, 5 तो थर्सडे, 6 तो फ्राइडे, और सैटरडे। तो इस तरह से वीक नंबर के बेस पे हम क्या कर रहे हैं, उसका डेज का नाम दे रहे हैं केस स्टेटमेंट लगा के, और डेज नेम ऑफ द जॉय। इसको मैं करूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे वीक नंबर रिटर्न किया 4, जो कि यहाँ पे हमने लगाया था एक स्टेटमेंट। तो 4 जो वीक नंबर है तो उसके हिसाब से वेडनेसडे आ गया, 6 है तो फ्राइडे आ गया, 1 आ गया तो संडे आ गया। तो ये जो भी कंडीशन लगाया था यहाँ पे एक कॉलम बन के हमने उसका कॉलम नेम दे दिया था पेज नेम ऑफ द जॉइन यहाँ पे। तो इस तरीके से यदि मल्टीपल कंडीशन लगाना है किसी भी पर्टिकुलर कॉलम पे तो हम केस का यूज करके लगा सकते हैं। फिर से सर्च केस स्टेटमेंट फ्रॉम ए टेबल, क्योंकि एग्जैक्ट जो मैच हुआ था बस उसी पे हमने अप्लाई किया था। लेकिन सर्च केस के बेस पे यदि हमें करना है तो कैसे करेंगे। ये हमारा करंट डेट रिटर्न कर देगा डेट टाइम में, और ये हमारा ईयर रिटर्न कर देगा डेट टाइम से निकाल के 2020। और उसके बाद से ये हमने यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं केस का। तो यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, जॉब, हायर डेट, केस वेन, ईयर, यानी जो ईयर है हायर डेट यदि ग्रेटर देन है आर इक्वल टू 2020 यानी 2010 से ये बड़ा हो हायर डेट, तो इसको करेंगे न्यू ईयर, न्यू एम्प्लॉय। और उसके बाद ये ट्रू नहीं है तो उसके बाद ओल्ड एम्प्लॉय हो जाएगा, और उसका नाम दे देंगे कॉलम का एम्प्लॉय स्टेटस, और फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय एम्प्लॉय स्टेटस। ये मैं पूरा इसको रन कराता हूँ तो ये आ गया। तो यहाँ पे 1980 है, 1980 है। तो क्योंकि ये वाला कंडीशन ट्रू नहीं है तो इसीलिए एल्स पार्ट पे जंप हुआ और ओल्ड एम्प्लॉय आ गया। तो ये सब कुछ यहाँ पे ओल्ड एम्प्लॉय है, तो इससे अच्छा है कि एक बार ऐसे करते हैं 1981 82 1980 वाला सही कर देते हैं। ये तो कोई रिकॉर्ड हम वो करके कर देंगे तो भी हो जाएगा, यदि कोई इंसर्ट कर देंगे रिकॉर्ड तो इससे अच्छा कि कोई रिकॉर्ड ही इंसर्ट कर देते हैं। 2030। तो यहाँ पे एम्प्लॉय है, इंसर्ट इनटू, और टेबल नेम हो जाएगा हमारा एम्प्लॉय, और यहाँ पे वैल्यूज हो जाएगा एम्प्लॉय नंबर हो जाएगा, यहाँ पे कर देंगे, और दूसरा वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे एम्प्लॉय नेम। तो एम्प्लॉय नेम हो जाता है यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, और फिर से हमारा जेंडर हो गया मेल, फिर से हमारा जॉब हो गया, फिर से हमारा कोड हो गया मैनेजर कोड, तो यहाँ पे, और फिर से हायर डेट हो गया। तो हायर डेट हम कर सकते हैं
आज की डेट यानी गेट डेट, गेट डेट हो गया, और यहाँ पे हायर डेट हो गया, फिर से सैलरी और यहाँ पे कमीशन, और डिपार्टमेंट नंबर यहाँ पे 10, यानी एक रिकॉर्ड हो गया अपडेटेड। तो इसके बाद से एक रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाएगा हमारा न्यू एम्प्लॉय। यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे, यहाँ पे तो हम 2010 की जगह 2019 कर सकते हैं, तो न्यू एम्प्लॉय, न्यू एम्प्लॉय। तो ये हम कंडीशन लगा सकते हैं इसमें, और अपडेट करना है तो यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। तो अपडेट एम्प्लॉय, यानी एम्प्लॉय टेबल को हमें अपडेट करना है, रिकॉर्ड को अपडेट करना है, जैसे कि हमने पढ़ा था ना डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल को अपडेट कर रहे हैं, और सेट हायर डेट इजकल टू गेट डेट, एम्प्लॉय नंबर इजकल टू 7844। तो यहाँ पे बेसिकली अभी हमें इतना इंसर्ट किए सारे रिकॉर्ड, तो इसके बजाय हम अपडेट कर सकते हैं, जैसे कि हमें 7844, यानी 7844 होगा, यदि नहीं है तो हम 7369 को ही 78 ये वाला है। तो यहाँ पे हमारा डेट जो है 1989 आ रहा, तो इसको हमें रिप्लेस करके करंट डेट करना है, आज की डेट और टाइम। तो यही यहाँ पे अपडेट एम्प्लॉय सेट करना है हायर डेट कॉलम को आज की डेट से, जो और किस वाले रिकॉर्ड को करना है 7844, क्योंकि ये मैचिंग हो रही है कंडीशन। तो ये क्या करेगा, अभी इसका जो हायर डेट का जो है 1981 करके आ रहा है ईयर 91 का, अब इसको अपडेट कर देंगे अभी करंट डेट। तो यहाँ पे किया तो ये अपडेट हो गया, और इसके बाद से अप्लाई करूँगा यहाँ पे तो 2 आ जाएगा यहाँ पे न्यू एम्प्लॉय, क्योंकि 7844 ये हमारा चेंज हो गया डेट। राइट। और यहाँ पे ईयर हम निकालेंगे तो 2020। तो ये बहुत यूजफुल है, जब भी हम कंडीशन बेस पे करते हैं तो मल्टीपल कंडीशन किसी भी पर्टिकुलर कॉलम पे अपने लॉजिक के हिसाब से बना सकते हैं, और उसके बाद से हम फिल्टर कर सकते हैं। तो ये अभी हमने पढ़ा केस इन एसक्यूएल। नेक्स्ट व्हाइल, जैसे हम प्रोग्रामिंग में हम व्हाइल लूप लगाते हैं, तो वही है। तो सिंटैक्स इसका यही है, व्हाइल कंडीशन, फिर से यदि कंडीशन ट्रू होगा तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, यदि ट्रू नहीं होगा तो लूप चलेगा ही नहीं, फिर से बाहर आ जाएगा। तो व्हाइल क्या, सेट्स द कंडीशन फॉर द रिपीटेड एग्जीक्यूशन ऑफ द एसक्यूएल स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ब्लॉक, यानी हमें रिपीट कोई भी टास्क करना है किसी भी पर्टिकुलर टेबल में तो हम व्हाइल का यूज करके कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं, वही है डिक्लेयर एट द रेट ऑफ फ्लैग इंटीजर, इसमें हमने असाइन कर दिया एट द रेट ऑफ फ्लैग में 1, व्हाइल एट द रेट ऑफ फ्लैग लेस देन आर इक्वल टू 10, यदि फ्लैग की जो वैल्यू है यदि लेस देन है 10 से और आर इक्वल है, तो ये कंडीशन जब ट्रू होगा तो यहाँ पे बिगिन और एंड। तो ये तरह से ये सिंटैक्स है, क्योंकि जब भी हम व्हाइल हो गया चाहे इफ हो गया तो ये सब सिंटैक्स फॉलो करना होता है, बिगिन और एंड। तो इसके हिसाब से फिर से प्रिंट करेगा फ्लैग, यानी जो भी वैल्यू यहाँ पर रहेगा उसको ये प्रिंट कर देगा, और इसको हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, लूप चल रहा है तो सेट फ्लैग इक्वल टू फ्लैग प्लस 1 इंक्रीमेंटल, यानी पहले फ्लैग की वैल्यू 1 था क्योंकि ये लेस देन आर इक्वल था, तो ये ट्रू था कंडीशन, तो उसकी वैल्यू 1 प्रिंट कर देगा, फिर से फ्लैग की वैल्यू फ्लैग इक्वल टू फ्लैग प्लस 1, तो 1 की जगह फिर से 2 हो जाएगा, 1 के इंक्रीमेंट हो जाएगा। और फिर से यहाँ पे इफ कंडीशन पे भी चेक कर सकते हैं, इफ
@flag ग्रेटर देन 5, तो ये ब्रेक करते, यानी जैसे फ्लैग की वैल्यू 5 हो तो ये बाहर आ जाए लूप से, एल्स कंटिन्यू करता रहे यहाँ पे। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा कमेंट कर देते हैं, बाद में इसको करेंगे। तो ये इसको मैं रन कराता हूँ। तो ये क्या प्रिंट प्रिंट करेगा, 1 से लेकर के 10 तक ये क्या करेगा, वैल्यू को प्रिंट करेगा। 1 से लेकर के 10 तक किया यहाँ पे। अब इसको ये चेक करना है कैसे कैसे वर्क कर रहा है, तो इसको भी कर लेते हैं। तो ये क्या करेगा, 5 तक ही करेगा, क्योंकि जैसे 5 से वैल्यू बड़ा होगा तो ब्रेक लगा दिया, तो ब्रेक का मतलब लूप से बाहर आ जाएगा। इसको थोड़ा सा ये कर देंगे, जैसे हम लूप में उसमें लगाते थे ना, VBA में एग्जिट फॉर एग्जिट, तो वैसे 1 से 5 तक। अब इसको हमें चेक करना है, ये मैंने कर दिया और राइट क्लिक किया। यहाँ पे टेबल, यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया, ओपन सर्वर स्पेसिफाइड राइट क्लिक, कॉपी पेस्ट इंक्रीमेंट ओपन। एक इसमें डीबग वाला आता था, इसमें देखना पड़ेगा, जैसे एग्जीक्यूट और लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा, ये वाला ऑप्शन देख नहीं रहा। इसमें एग्जीक्यूट तो एक बार में ही हो जा रहा है। डिस्प्ले एस्टिमेशन एग्जीक्यूट, तो इंटेलिजेंस इनेबल, टेस्ट क्वेरी, टेस्ट एनालाइज, डिजाइन क्वेरी इन एडिटर, रिजल्ट टू ओपन सर्वर इन ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर कनेक्शन। ये जब उसमें पढ़ेंगे ना कर्सर वाला में तो बताऊंगा, क्योंकि इतना तो समझ में आ रहा है, जब वहाँ पे होगा तो देखेंगे लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूट। जैसे कुछ कॉम्प्लेक्स होता है ना, समझ में नहीं आता है, तो डिबगिंग करके हम देखते हैं। अच्छा, तो उस वाले में हमने ब्रेक 5 पे किया, तो उसका रीजन क्या था? हम ऊपर भी लेस देन इक्वल टू 5 लगाते थे, तब भी तो 5 तक गया था। हाँ, तो इसमें ब्रेक इसलिए हुआ कि यहाँ पे ब्रेक लगा रहे हैं, तो ब्रेक का मतलब कि वाइल लूप आगे नहीं जाएगा, यानी 5 तो लगा देते, लेकिन यहाँ पे मुझे लूप को ही बाहर कर देना है। ब्रेक ब्रेक का मतलब कि जैसे 5 से वैल्यू, फ्लिप की जो वैल्यू है 5 से ज्यादा हो, तो जैसे ये वाला कंडीशन ट्रू हो और ब्रेक पे आया, तो ये लूप से बाहर चला जाएगा ना, यहाँ पे ये, हम्म। तो इसलिए ब्रेक। और एल्स रहा तो कंटिन्यू चलता रहा। और जैसे फ्लैग की वैल्यू 6 आए तो ये 5, ये 6 से ग्रेटर है, तो ये क्या करेगा, ये ब्रेक कर देगा, यानी लूप को और एक्टिव कर देगा। और अगर हम ऊपर वाइल में फ्लैग लेस देन इक्वल टू 5 लगाते और ब्रेक वाला डालते नहीं, तब भी तो सेम रिजल्ट आता है वैसे, नहीं? ये ब्रेक 1 नहीं to 5। लगाते, नहीं ब्रेक नहीं लगाते, ब्रेक नहीं लगाएंगे तो ये क्या करेगा, ये 10 तक प्रिंट करेगा। यदि मैं कुछ नहीं लगाता हूँ तो ये 10 तक प्रिंट करेगा। क्योंकि हमने 10 दिया ऊपर, अगर हम उसकी जगह 5 दे दें तो 5 तक करेगा। हाँ हाँ, यहाँ पे दे देंगे 5 तो 5 तक करेगा, लेकिन ये हम्म। बीच में यदि हमारा कोई सर्च कंप्लीट हो गया तो बार अननेसेसरी यदि लूप चल रहा है, उसको हम यहाँ हम्म। पे ब्रेक लगा देंगे कि वो अननेसेसरी राइट। लूप पे चले बस इसकी। हम्म। तो फिर इसी चीज़ को यदि हम इम्प्लीमेंट करते हैं, हाँ, टेबल पे, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय है, और इसमें एक प्रिंट एलन इज ए सेल्समैन एंड हिज सैलरी
1600। तो इस स्टेटमेंट को हमें बना के प्रिंट करना है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक तरह से ये है तो, लेकिन ये डायनेमिकली नहीं बना हुआ, एक तरह से हार्ड कोडिंग है। तो इसको डायनेमिकली बना के उसके बाद प्रिंट करना है। तो सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम, तो एम्प्लॉय नेम हमेशा चेंज होगा, तो इसीलिए यहाँ पे एम्प्लॉय नेम दिया गया, क्योंकि बार बार एक ही स्टेटमेंट प्रिंट कर, यदि लूप में भी चलाते हैं तो इसके लिए जैसे जैसे आए उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहे, डायनेमिकली बना। एम्प्लॉय नेम तो एलन हमेशा चेंज, एलन हमेशा रहेगा नहीं ना। तो एम्प्लॉय नेम क्या है, स्मिथ हो गया, एलन हो गया, वर्ड हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे नेम चेंज होता रहे एलन की जगह। तो एम्प्लॉय नेम प्लस कॉन्केटनेट कर रहे हैं ईज ए, तो ईज ए सेल्समैन भी चेंज होता रहेगा, तो इसीलिए प्लस जॉब लगा दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे जॉब में जॉब कॉलम के अंदर हमारा क्लर्क आ रहा है, सेल्समैन आ रहा है, मैनेजर आ रहा है, तो ये आ गया। फिर से प्लस एंड हिज सैलरी इज, तो यहाँ पे सैलरी 16,000 है। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, डायनेमिकली बना सकते हैं 16। तो सैलरी जो है, तो सैलरी को भी हम, तो ये इसलिए लिखा हुआ क्योंकि वहां पे हमें कॉस्ट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्लस कॉस्ट, और यहाँ पे सैलरी जो है एज वर्कर, क्योंकि यदि डायरेक्टली मैं सैलरी यहाँ पर लिखता हूँ तो ये क्या है, नंबर है, और ये क्या हमारा टैक्स है। तो इस केस में क्या होगा, ये फेल्ड लिखेगा, कन्वर्जन फेल्ड आएगा। तो ये सेम डेटा टाइप करके ही करेंगे। और फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय नेम इक्वल टू अजय, तो एम्प्लॉय नेम इक्वल टू यहाँ पे अजय कोई होगा, तो उसके हिसाब से कर, लेकिन इसको कोई ज़रूरत नहीं है तो इसको कमेंट ही कर देते हैं। और इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो ये सबका सैलरी भी जैसे जैसे था एक स्टेटमेंट में करके आ गया। तो यहाँ पे सेलेक्ट स्टार कर देता हूँ, तो पूरा कॉलम आ जाएगा, उसके बाद आगे वाला भी आ जाएगा। यहाँ पे स्मिथ, तो यहाँ पे स्मिथ था, और ये क्लर्क था, स्मिथ इज ए क्लर्क एंड हिज सैलरी इज 18, तो यहाँ पे ये आ गया 18। वैसे एलन का आ गया। इस तरीके से कंबाइन करके लूप के थ्रू हम और भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं एक ही कॉलम। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अल्टर टेबल एम्प्लॉय एंड आईडी, यहाँ पे कर रहे हैं टेबल को मॉडिफाई, ये है, यानी ये हमारा डीडीएल हो गया ऑपरेशन। अल्टर टेबल एम्प्लॉय, यानी एम्प्लॉय टेबल को हम मॉडिफाई कर रहे हैं, किस पे, इसकी स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हैं। एड आईडी, एक आईडी हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। और आईडी किस टाइप, डेटा टाइप रहेगा, इंटीजर टाइप का रहेगा, और ये कांस्टेंट क्या रहेगा, नॉट नल, यानी कि उसमें कोई नल वैल्यू अलाउ नहीं करेगा। और ये कांस्टेंट लगा दिया आइडेंटिटी, नॉट नल के बाद भी एक आइडेंटिटी लगा दिया। तो आइडेंटिटी बेसिकली नहीं भी कुछ देंगे तो ये इनिशियल वैल्यू 1 1 से स्टार्ट होता है बाय डिफॉल्ट। तो ये 1 1 का इंक्रीमेंट होगा, और इस तरीके से एक ऐड कर देगा कॉलम लास्ट में डिपार्टमेंट नंबर के बाद, और उसके बाद से ये, और ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आइडेंटिटी वाला ये करेगा। अब मैं चेक करता हूँ कि इसमें क्या है। तो यहाँ पे आईडी हो गया, यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये 15 तक आ गया। ये इसलिए किया है कि क्योंकि इसके हेल्प से हम वाइल लूप का ऑपरेट करेंगे, यानी परफॉर्म करेंगे वाइल लूप इस बेसिक आईडी के बेस पे। तो देख इसमें आगे देखते हैं इसमें। तो डिक्लेयर एट द रेट ऑफ स्टार्ट इंटीजर, एट द रेट ऑफ लास्ट इंटीजर, एट द रेट ऑफ रिजल्ट वर्कर मैक्स। तो इसमें क्या हुआ, इंटीजर टाइप का स्टार्ट वेरिएबल डिक्लेयर किया, एट द रेट ऑफ लास्ट टाइप का इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया, एट द रेट ऑफ रिजल्ट वर्कर मैक्स। तो वर्कर मैक्स का मतलब कि जो भी इसमें मैक्सिमम मैक्सिमम एक जो होगा इसका वर्कर का जो मैक्स, तो उसके हिसाब से ये कर रहा था। लेकिन वार्कर हम कुछ भी लिखेंगे तो इसका मतलब जो जो भी ये रहेगा ना ऑक्युपाइड करेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग ये मेमोरी रिजर्व करेगा, और बाकी सबको रिलीज कर देगा। यहाँ पे तो डेटा टाइप हम देख सकते हैं मैक्स, जो भी इसकी मैक्सिमम वार्कर है तो वो रखेगा यहाँ पे। तो ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, फिर से असाइन किया, सेलेक्ट
मिनिमम आईडी फ्रॉम द एम्प्लॉय। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिनिमम कौन सी वैल्यू है आईडी कॉलम का 1, तो एट द रेट ऑफ स्टार्ट में 1 आ जाएगा, एट द रेट ऑफ लास्ट में मैक्स जो वैल्यू होगा, यानी मैक्स वैल्यू क्या है आईडी में 50, तो ये हो जाएगा 50। अब इसके बाद से हम लूप चलाएंगे, यानी वाइल स्टार्ट लेस देन आर इक्वल टू लास्ट, यानी 1 से लेकर के 50 तक लूप चलेगा यहाँ पे, फिर से बिगिन और एंड, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू होता ही रहेगा। तो ये फिर से क्या करेगा, सेट रिजल्ट तो सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम प्लस इज ए जॉब, वही जो हमने कॉस्ट सैलरी बार कर किया था फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर आई स्टार्ट, तो प्रिंट इक्वल टू रिजल्ट सेट स्टार्ट इक्वल टू स्टार्ट प्लस 1, यानी 1 1 का इंक्रीमेंट होता रहेगा एक एक वैल्यू पे, ये चलता रहेगा। तो एक तरह से ये दूसरा अप्रोच है, एक पहले वाला हमने देखा था वैसे चल रहा था, लेकिन यहाँ पे ये है कि हमें कितना तक प्रिंट करना है वहाँ पे एग्जिट भी कर सकते हैं, 5 और 6 कौन से रिकॉर्ड पे हमें एग्जिट कर, तो एक और ये अप्रोच है, तो इसके हिसाब से भी हम वो ही प्रिंट कर सकते हैं। तो सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम जॉब सैलरी फॉर एम्प्लॉय, तो इसको हम रन करा सकते हैं जहाँ से हमने सेलेक्ट किया है। तो ये वही प्रिंट कर रहा है जो हमने इससे पहले किया था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कंट्रोल है कि हम इसको एग्जिट भी कर सकते हैं इफ कंडीशन लगा के, यहाँ पे ब्रेक लगा देंगे इफ कंडीशन लगा के कहाँ पे करना है, तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल हमारे पास आ जाता है यदि इस तरीके से करते हैं तो कहने का मतलब कि करने के लिए बहुत सारे अप्रोच है, ऐसे भी कर सकते हैं नॉर्मली, वैसे भी कर सकते हैं, और कंट्रोल चाहिए तो हम आईडी भी करके हम कर सकते हैं उसको। और सिलेक्ट 100 200 हो गया, यहाँ पे दोनों ये सब एग्जाम्पल है जो अभी हमने कॉन्केटनेट किया था। अब यहाँ पे इसलिए फेल आ रहा है क्योंकि हमारा वार्कर है, ये हमारा इंटीजर है, तो कन्वर्जन फेल आ जाएगा, तो ये वाला फेल। अच्छा, नीचे कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारा वाइल लूप था। तो वाइल का मतलब वही है कि हम एक एक रिकॉर्ड बाय हम ट्रेस कर सकते हैं, यानी चेक कर सकते हैं, और जो भी लॉजिक लगाना हो। अब ये मुझे लग रहा है ज़्यादा होगा तो कल करेंगे, अदरवाइज कॉस्ट कन्वर्ट है, इसको भी देख लेते हैं। वही इससे पहले भी हमने यूज किया ही है, ये वही कॉस्ट फंक्शन। द कॉस्ट फंक्शन इज यूज टू कन्वर्ट द डेटा टाइप वेरिएबल और डेटा from one data type to another data type. The cost function provide a data type to a dynamic parameter और null value। तो वही है, कॉस्ट क्या करता है बेसिकली, इसका मेन टास्क यही है कि एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना, जैसे एक्सप्रेशन हो गया, फिर से कौन से डेटा टाइप में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। अब जबकि इसका हमने यूज किया ही है अभी, और ये हमारे पास रिटर्न कर देगा आज की करंट डेट और टाइम। अब जैसे कि एक हमने यहाँ पे अप्लाई करें एग्जांपल के तौर पे, डिक्लेयर एट द रेट ऑफ जेड वर्कर 30 ले लिया, और इसमें हमने असाइन कर दिया ये। अब इसके सेलेक्ट एट द रेट ऑफ जेड एज ए डेट टाइम वैल्यू, तो डेट टाइम वैल्यू, तो यानी डेट टाइम वैल्यू ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो उसको हमने, तो डेट टाइम वैल्यू एट द रेट ऑफ जेड एज ए डेट टाइम वैल्यू, तो डेट टाइम वैल्यू हमारा कॉलम हो गया, और इसका जो हमने असाइन किया था इसको इसने डिस्प्ले कर दिया। लेकिन इसी चीज़ को हमें कॉस्ट के थ्रू कन्वर्ट करना है, जैसे कि एट द रेट ऑफ जेड को हमें एज ए डेट चाहिए तो डेट वैल्यू आ गया, एट द रेट ऑफ जेड को टाइम में हमें लेना है तो टाइम आ जाएगा, फिर से 1 एज ए करेक्टर 20 चाहिए तो पॉसिबल है कर देगा, फिर से सिलेक्ट कॉस्ट 1 कहाँ एज से आ ए। गया? ये 1 कहाँ से आ गया? तो जेड की जैसे बात कर रहे एग्जाम्पल एग्जाम्पल लिया हैं। गया अच्छा है कि अच्छा। पॉसिबल है कि नहीं। हम्म। फिर से 1 ए है हमारा वार्कर है, तो इंटीजर पॉसिबल नहीं है ना, तो इसलिए नॉट पॉसिबल है। नहीं। तो ये सबको हमें सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे करके एक बार में रन करा सकते हैं, तो ये आ गया। तो लास्ट वाला मुझे लग रहा ना फेल हो गया था, तो इसीलिए मैसेज में चला गया था। तो ये तो ऑटोमेटिकली जो मैंने असाइन किया था ये वाला वैल्यू आ गया, डेट टाइम वैल्यू यहाँ पे। फिर से डेट वैल्यू हमें निकालना था, तो कॉस्ट का यूज करके हमें डेट वैल्यू आ गया, क्योंकि इसकी डेटा टाइप ने चेंज कर दिया, डेट टाइम की जगह डेट, केवल डेट आ गया उसमें से।
वैसे टाइम हमें केवल निकालना है, तो हमें यहाँ पे टाइम आ गया, टाइम वैल्यू यहाँ पे। फिर से 1 को हमें करेक्टर में यूज करना है, यानी इंटीजर को करेक्टर में, तो ये हमारा करेक्टर में आ गया। फिर से 1A को ट्राई करना है इंटीजर में चेंज करने के लिए, इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे मैसेज आ गया, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वार्कर को हम इंटीजर में नहीं कर सकते। वैसे कन्वर्ट फंक्शन होता है जो कि हम केवल डेट पे वर्क करते हैं, जैसे डिक्लेयर द रेट ऑफ वर्कर 30, फिर से डेट हमने असाइन कर दिया, कॉस्ट का हमने यूज किया तो कॉस्ट रिजल्ट आ गया। कन्वर्ट का यूज करेंगे तो यहाँ पे डेट, और फिर से ये जो भी कन्वर्ट करना है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे इसका सिंटेक्स देखा जाए तो कन्वर्ट डेटा टाइप, लेंथ और एक्सप्रेशन और स्टाइल। तो स्टाइल, स्टाइल जैसे MMDD YY में जो भी स्टाइल में हम फॉर्मेटिंग करते हैं ना, वो वाला स्टाइल हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे कन्वर्ट यूज कब करेंगे? जैसे डेट कन्वर्ट यूज करते हैं, जैसे डेट टाइप को हमें फॉर्मेटिंग करना होता है, केवल बेसिकली डेट टाइम पे ही हम यूज करते हैं। तो ये जो बाय डिफॉल्ट होगा ना कन्वर्ट का डेट टाइम में, तो उसी का ये बाय डिफॉल्ट होता है DDM, जैसे YY MMDD, जैसे YYY DD। तो बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट होता है, कोई भी स्टाइलिंग नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट वही फॉर्मेट आ जाएगा, तो उसी के बेस पे ये कन्वर्ट कर देगा डेट को। इसमें हमने क्या किया है, ये @z जो लगाया है वो डेट टाइम में था, तो उसको डेट में किया खाली। तो इसमें पहले हमने डिक्लेयर वेरिएबल किया वार्कर, इसमें हमने ये वाला वैल्यू असाइन किया, और यहाँ पे कॉस्ट यूज किया, तो एज ए डेट में हमने कॉस्ट रिजल्ट आ गया डेट में। और फिर से यहाँ पे हमने कन्वर्ट यूज किया डेट @z एज ए कन्वर्ट रिजल्ट। तो यहाँ पे यदि हम देखते हैं, यहाँ पे कन्वर्ट में डेटा टाइप लेंथ, तो डेटा टाइप यहाँ पे दिया डेट, यानी डेट फॉर्मेट में मुझे आना चाहिए, @z, यानी जेड को हमें इस डेट फॉर्मेट में आना अच्छा। चाहिए। हम्म, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे गेट डेट, करंट डेट और टाइम आएगा, तो कॉस्ट का हम यूज करेंगे एज ए वर्कर, एज ए कॉस्ट फंक्शन। हम्म, यहाँ पे 1 बाई 1 करके चलना पड़ेगा। ये कॉस्ट हमने यूज किया गेट डेट एज ए वर्कर, इसको क्या करेगा, टाइम डेट को वर्कर में कन्वर्ट कर दिया, फिर से कन्वर्ट वर्कर 50 ठीक है। गेट डेट एज ए कन्वर्ट फंक्शन। तो ये भी वर्कर में कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट वाला भी। फिर से कन्वर्ट वर्कर में भी कर दिया, यहाँ पे स्टाइलिंग लगा दिया 105 इंडियन डेट फॉर्मेट। तो ये क्या अच्छा। किया, गेट डेट को वर्कर में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद ये फॉर्मेटिंग कर दिया, तो ये फॉर्मेट आ गया। फिर से यहाँ पे वर्कर कर दिया, फिर से 110 का US डेट फॉर्मेट पे कर दिया कन्वर्ट का यूज करके। तो हमने डेट टाइम में नहीं पढ़ा था, वही सारी चीजें हैं। तो बस ये फॉर्मेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 100 कह रहा है कि इनकरेक्ट सिंटेक्स नहीं है भाई, ये हो गया। तो ये सब कहने मतलब वही है, डेट फॉर्मेटिंग है, कौन से फॉर्मेट में हमें चाहिए, कुछ नहीं है, कॉस्ट के डेट का। यानी डेट पे हमें फॉर्मेट करना है तो कन्वर्ट का यूज करते हैं, और रेस्ट को हम क्या यूज कर सकते हैं, और यहाँ कॉस्ट का यूज कास्ट। करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि इनकरेक्ट सिंटेक्स नियर कॉमा, तो यहाँ पे हमने कॉस्ट के डेट, क्योंकि इसमें पैरामीटर होता ही नहीं है ना, स्टाइलिंग का तो पैरामीटर है नहीं यदि कॉस्ट वाले में देखें हम। तो इसका सिंटेक्स क्या है, एक्सप्रेशन एज ए डेटा टाइप, केवल एक ही है, लेकिन हम सिंटेक्स को फॉलो नहीं करेंगे तो एरर आएगा, क्योंकि गेट डेट एज ए वर्कर ये तो सही है, लेकिन कॉमा 105 क्या है, ये फॉलो ही नहीं हो रहा, हाँ। तो इसलिए एरर आ रहा है, तो इसको रिमूव कर देंगे, तो ये सही हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि बस सिंटेक्स फॉलो करना होता है प्रोग्रामिंग में, और कुछ नहीं है। मतलब इसमें कास्ट या फिर कन्वर्ट दोनों कर सकते हैं। लेकिन कन्वर्ट बेसिकली हम डेट और टाइम पे, डेट पे हमें फॉर्मेटिंग करने के लिए करते हैं, और कॉस्ट को एक डेटा टाइप का दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के डेटा टाइप को खाली। लिए। ठीक है।
तो यही कॉस्ट वन को हम वर्कर में कर रहे हैं, फिर से इसको इंटीजर में करेंगे तो फेल हो जाएगा, फिर से कन्वर्ट इंटीजर को हम इसको हमें इंटीजर में करेंगे तो भी फेल हो जाएगा, फिर से कन्वर्ट वर्कर यानी इस चीज़ को हम वर्कर में करेंगे। तो इस तरीके से कन्वर्ट कर रहे हैं हर पॉसिबल सिनेरियो। यहाँ पे जो भी हो रहा है वो ठीक है, जो नहीं हो रहा फेल हो जा रहा है। वही सारी चीज़ें हैं केस पर। और इसको हमें चेक करना है तो यहाँ पे इसका लिंक है, तो यहाँ पे पूरा मिल जाएगा। यहाँ पे वैसे W3 SQL पे मिल जाएगा, और यहाँ पे भी है सारे चीज़ें, एग्जाम्पल है बहुत सारे कैसे जो भी है, डेट और कॉस्ट का दोनों का कन्वर्ट का है, यहाँ पे कॉस्ट का कन्वर्ट का सारी चीज़ें। अच्छा अच्छा मुकेश, ये स्किल में कोई माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन भी होता है क्या? माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन होता है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि अभी कोई ज़रूरत है, क्योंकि आप वर्किंग हो तो इतना कोई वैल्यूएट नहीं है आजकल, कोई मांगता नहीं है, बस स्किल सेट मांगता है कि आपने कौन से प्रोजेक्ट पे वर्क किया, बस उसको आप पोर्टफोलियो बना के यदि आपको शो अप कर देते हो तो वो सब वो तब के लिए होता है सर्टिफिकेट जब आप पावर स्टार्ट। BI में भी शायद कुछ हम्म